हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोस नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेटिनल डिटैचमेंट, जो एक आई डिसऑर्डर है। रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है दोस्तों, जो रेटिनल लेयर होती है वो अपनी लेयर को छोड़ के हट जाती है वहां से, या फिर सेपरेट हो जाती है। उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेटिनल डीअटैचमेंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको नॉर्मली फिजियोलॉजी थोड़ी समझा देता हूँ। हमारी आई बॉल के अंदर 3 लेयर्स होती है। ये है हमारी स्क्लेरल लेयर, ये होती है कोरोइड लेयर, और ये वाली लेयर होती है रेटिनल लेयर। ये कौन सी लेयर है, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये वाली होती है कोरोइड लेयर, और ये वाली लेयर होती है रेटिना। अब दोस्तों क्या होता है, ये जो तीनों लेयर्स होती है आई बॉल की, फिर फर्दर क्या होता है, रेटिना की जो लेयर होती है उसके अंदर ये मेनली 10 लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी लेयर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 10 लेयर्स प्रेजेंट होती है। 10 लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो 10 लेयर्स में जो 10th वाली जो लेयर होती है उसको तो बोलते हैं पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड लेयर। और जो 9th लेयर होती है वो होती है सेंसरी लेयर। मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, आई बॉल्स के अंदर 3 लेयर होती है, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। रेटिना के अंदर फर्दर 10 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो 10th लेयर होती है वो तो होती है पिगमेंटेड लेयर, जो 9th लेयर होती है वो होती है सेंसरी लेयर। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो रेटिना है वो कोरोइड से सेपरेट हो जाती है। और अगर हम फर्दर बात करें डीपली तो क्या होता है, जो ये 10th लेयर है ये 9th लेयर से सेपरेट हो जाती है। क्या होता है, पिगमेंटेड लेयर का सेंसरी लेयर से सेपरेट होना, उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं रेटिनल डीअटैचमेंट। तो अपन डेफिनेशन की बात करें, सेपरेशन ऑफ रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम फ्रॉम द न्यूरोसेंसरी लेयर। क्या होता है, जो रेटिनल लेयर और किससे सेपरेट होती है, सेंसरी लेयर से। उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। दूसरी अगर डेफिनेशन की बात करें, सेपरेशन ऑफ द रेटिनल लेयर फ्रॉम द कोरोइड लेयर। जैसे ये वाली रेटिनल लेयर है अपनी जगह को छोड़ के, मतलब कोरोइड से कनेक्टेड होती है, पास में होती है, तो ये क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है अपनी जगह से। एक बात और बताता हूँ, नोट डाल लेना। जो ये पिगमेंटेड लेयर होती है ये किससे अटैच नहीं होती, कोरोइड से बिल्कुल अटैच नहीं होती। यहाँ पे सेपरेशन का मतलब ये नहीं है दोस्तों जो कोरोइड लेयर से एकदम अटैच है, चिपकी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब ये जो लेयर है, ये वाली कोरोइड लेयर है, यहाँ पे कौन सी लेयर है, रेटिनल लेयर। यहाँ से ये सेपरेट होगी, अलग हो जाती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। फर्दर अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेनली रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कौन सा टाइप है, फर्स्ट वाला ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट, या फिर आरडी शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ट्रैक्शन आरडी। ट्रैक्शन आरडी में क्या होता है, जैसे ये वाली रेटिनल लेयर है और ये वाली कौन सी है, कोरोइड लेयर अपनी प्रेजेंट है। ट्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी आई के अंदर इंफेक्शन हो जाना, जैसे कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस अगर पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक है तो उस कंडीशन में इंफेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर ओक्यूलर कोई भी ब्लीडिंग हो गई है उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह फाइब्रस टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन की कंडीशन में। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ट्रैक्शन फोर्स लगेगा इस साइड में। यहाँ पे ट्रैक्शन फोर्स लग गया तो ये जो नॉर्मल लेंथ थी या फिर जो इनका जो डिस्टेंस था, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, अपनी जगह छोड़ देगी ये रेटिनल लेयर, और ये क्या हो जाएगी, सेपरेट होने लग जाएगी। उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन और डी, रेटिनल डिटैचमेंट। ट्रैक्शन का मतलब पुलिंग फोर्स लगना, सेंटर की साइड में यहाँ पे पुलिंग फोर्स लगेगा, जहां पे इंफेक्शन है, कुछ भी कंडीशन है, यहाँ पे पुलिंग फोर्स लगने की वजह से क्या होगी, ये अपनी जगह छोड़ देगी और ये नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाती है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्रैक्शन आरडी। दूसरे टाइप की अगर अपन बात करें, सीरस सॉलिड या फिर एक्सुडेटिव आरडी। सीरस सॉलिड या फिर एक्सुडेटिव आरडी, तो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये हमारी रेटिनल लेयर है, सीरस सॉलिड या फिर एक्सुडेटिव। ये कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट होती है, तो जब भी आई के अंदर ट्यूमर की कंडीशन अराइज हो जाती है। ट्यूमर में क्या होता है दोस्तों, फ्लूइड होता है। यहाँ पे अगर ये ट्यूमर प्लेस है, ट्यूमर धीरे धीरे क्या होगा, अपनी साइज में इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रेटिनल लेयर है ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पे इसमें फ्लूइड था वो भी क्या होगा, ड्रेन आउट होगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सीरस सॉलिड या फिर एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट ड्यू टू द कॉज ऑफ द ट्यूमर प्रेजेंट इन द आई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, रेगमेटस आरडी। रेगमेटस आरडी क्या होता है दोस्तों, ये
हमारी रेटिनल लेयर है। ठीक है, रेटिनल लेयर के अंदर रेगमेटस का मतलब क्या होता है? टियर होना, किसी भी चीज का फट जाना, उसके अंदर होल हो जाना। इस कंडीशन में क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट। ये किस वजह से होता है? डीजनरेशन की वजह से। किस वजह से होता है दोस्तों? डीजनरेशन की वजह से, डीजनरेशन की वजह से। अब डीजनरेशन हमारी बॉडीज में क्यों होता है? तो आप सभी को पता है, ओल्ड एज की वजह से। जब जब अपनी एज बढ़ती है, अपनी एज बढ़ेगी, उसी प्रकार से क्या होगा? बॉडी में डीजनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाती है, हमारे सारे ऑर्गन्स कमजोर होने लग जाते हैं। तो ओल्ड एज के अंदर, या फिर अपन बोल सकते हैं 60 ईयर ऑफ एज, इस कंडीशन में क्या होता है? ये रेगमेटस आरडी प्रेजेंट होता है। अब रेगमेटस होता क्या है? ड्यू टू डीजनरेशन ये क्या हो गई? वीक हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे किसी भी कारण की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है? होल हो जाता है। जैसे ये लेयर थी, यहाँ पे ये होल प्रेजेंट हो गया, आपको होल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला होल यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? नॉर्मल फिजियोलॉजी में आपको सभी को पता है, विट्रस ह्यूमरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, विट्रस फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अगर यहाँ पे होल प्रेजेंट हो गया, तो ये वाला जितना भी सारा फ्लूइड था वो कहाँ पे एंटर होगा? अंदर की साइड में यहाँ पे एंटर होगा। ये अगर फ्लूइड अंदर की साइड में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, और ये यहाँ पे डीअटैच हो जाएगी, ये वाली लेयर नीचे की तरफ ये डीअटैच हो जाती है। ठीक है, ये सारी कंडीशन कौन सी है? रेगमेटस आरडी। कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है ये? जैसे मायोपिया है बहुत समय तक, उस कंडीशन में टियर हो जाती है, जो अपनी ये मसल्स होती है, ये रेटिनल लेयर है, ये क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, यहाँ पे टियर हो सकता है। या फिर कोई भी इंजरी, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी इन्फेक्शन, ये सारी कोज कौन से होते हैं इसके? रेगमेटस आरडी के। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, इसका डेफिनेशन क्या होती है रेटिनल डिटैचमेंट की। नेक्स्ट क्या था? जिसके टाइप होते हैं ट्रैक्शन, सीरस, सॉलिड, एक्सुडेटिव, और जो थर्ड टाइप था वो था रेगमेटस आरडी, जो क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो रेटिनल डिटैचमेंट में हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन फीचर आता है वो होता है अपीयरेंस ऑफ द कर्टेन। पेशेंट को ऐसे लगेगा कि उसकी आंखों के आगे पर्दा आ चुका है, या फिर शेडो आ चुका है। कर्टेन, शेडो, या फिर क्लाउड। ऐसा फ्रेंड्स क्यों होता है? क्योंकि जो रेटिना होती है उसका काम क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन करना। तो जब रेटिना डिटैच हो चुकी है, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे आंखों के आगे पर्दा आ चुका है, हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट सिम्टम होगा ब्लड विजन, हमें अच्छे से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। पेनलेस विजन लॉस होगा। विजन लॉस भी कैसे होगा? पेनलेस होगा। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, पेशेंट अगर पूरा ट्रैक्शन या फिर जो टियर हो चुका है आंखों के अंदर, जो रेगमेटस आरडी की हमने बात की थी, उसके अंदर अगर बहुत ज्यादा टियर हो चुका है ट्यूमर की वजह से, कुछ भी कारण हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो गया, मायोपिया हो गया, इन वजह से अगर टियर ज्यादा है तो क्या होगा? ब्लाइंड स्पॉट दिखाई देगा, इमेज का बिल्कुल भी फॉर्मेशन नहीं होगा, एकदम ब्लाइंड होगा, ब्लैक कलर का पेशेंट को सब कुछ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या है? स्पाइडर वेव या फिर कोब वेव हम जिसे बोलते हैं, ये दोनों सेम ही नाम है दोस्तों, स्पाइडर वेव। पेशेंट को ऐसे लगेगा मेरे आंखों के आगे जैसे स्पाइडर जो मकड़ी होती है उसका जाला आपने देखा होगा, ऐसा उसका जाला होता है, ऐसा एकदम पूरा फैला हुआ, इस टाइप से पेशेंट को ऐसे लगेगा मेरी आंखों के आगे जाला आ चुका है, और उसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइडर वेब या फिर कोब वेब। ये सारी कंडीशन होती है रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर। हमने क्लिनिकल फीचर्स की बात कर ली है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसका जो डायग्नोसिस है वो हम कैसे करेंगे। रेटिनल डिटैचमेंट तो हो गया, अब हमें उसकी फाइंडिंग भी तो करनी है कि हम इसे कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री कलेक्ट करनी है पेशेंट की, उसका एग्जामिनेशन करना है। उसमें हम क्या देखेंगे? जो मोस्ट कंफर्मेटरी होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में हम क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड का हम यूज में लेते हैं, उसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट होगा? कितना टियर है, सेपरेट हो गया या नहीं हो गया रेटिना कोरोइड से, या फिर जो पिगमेंटेड लेयर थी वो किससे सेपरेट होगी दोस्तों? सेंसरी लेयर से सेपरेट होगी। ये हम फाइंडिंग कर लेंगे, ये इसका मोस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट एक और चीज हमें देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं शेफर साइन, और ये हमें कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, शेफर साइन। अब ये मैं आपको बताता हूँ शेफर साइन क्या होता है। शेफर साइन क्या होता है? पिगमेंटेड सेल्स इन द ओक्यूलर फ्लूइड, अपीयरेंस ऑफ टोबैको फ्लूइड। जो टियर हो गया था तो जो पिगमेंटेड लेयर थी वो क्या होगी? नीचे की तरफ आएगी। जो हमारा कौन सा फ्लूइड था वहां पे?
विट्रस ह्यूमरस या फिर विट्रस फ्लूइड, जो फ्लूइड था वो क्या होगा, उसके अंदर पिगमेंटेड सेल्स जो ब्रेक डाउन हो गया है वो नीचे की तरफ आएंगे, फ्लूइड के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे। और फिर अगर हम उस फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं तो फ्लूइड का कलर कैसे होगा, जैसे पानी के अंदर तंबाकू टोबैको होता है, उसको एक बार आप डिजोल्व करना, उसका कलर आपको कैसे शो होगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत टोबैको भी आपको दिखाई देगा, उसी टाइप में हमें कैसा अपीयरेंस होगा टोबैको फ्लूइड, और जिसको हम क्या बोलते हैं शेफर साइन पॉजिटिव। ये सारे थे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम रेटिनल डिटैचमेंट का फाइनल मैनेजमेंट देखते हैं कि हम रेटिनल डिटैचमेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सील ऑफ द टीयर, जो रेगमेटस आरडी के अंदर जो टीयर हो गया था, होल हो गया था, उसको हमें क्या करना है, पैक करना है, सील ऑफ करना है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करनी है, क्रायोथेरेपी करनी है। क्रायोथेरेपी क्या होती है दोस्तों, हम इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज लेते हैं। किसका यूज लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज लेते हैं, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री तक होता है। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करेगा, बहुत ज्यादा ठंड से क्या होगा, वो बाइंड हो जाएगा एक जगह पे, और जो टीयर था वो क्या हो जाएगा, जैसे ये टीयर था, अगर ये लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा ठंड होगी तो उससे क्या होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और ये क्लोज अप हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, डायथर्मिया। हम क्या करेंगे, नेगेटिव के अंदर टेम्परेचर का यूज में लेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम, माइनस के अंदर हम टेम्परेचर लेंगे, वो क्या करेगा, वही बाइंडिंग का काम करता है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो रेगमेटस आरडी थी वो ट्रीट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, रेटिनल अटैचमेंट टू कोरोइड। जो रेटिनल अटैचमेंट हमें करना है, किससे करना है, कोरोइड से। तो पिगमेंटेड लेयर सेंसरी से क्या हुई थी, डिटैच हो गई थी, या फिर हम बोलते हैं रेटिनल लेयर किससे डिटैच हुई थी, कोरोइड से डिटैच हुई थी। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें क्या लेना है, स्क्लेरल थेरेपी। स्क्लेरल थेरेपी क्या होती है दोस्तों, स्क्लेरल थेरेपी में हमें स्क्लेरोसेंट्स का यूज में लेते हैं। स्क्लेरोसेंट्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, वो क्या करवाएंगे, हम इसे इंजेक्ट करते हैं आई बॉल में, वो क्या करवाते हैं, सीवियर इन्फ्लामेशन कोज करते हैं। सीवियर इन्फ्लामेशन आप सभी को पता है क्या करेगा, फाइब्रस टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है। तो सीवियर फाइब्रस टिश्यूज के फॉर्मेशन से क्या हो जाएगी, ये जो डिटैच था, ये कोरोइड पार्ट और रेटिनल पार्ट, ये अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के हेल्प से। तो इसमें क्या था, स्क्लेरोसेंट्स का यूज लेते हैं। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, सीवियर इन्फ्लामेशन कोज करेंगे, और वो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो वापस से अटैच हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, स्क्लेरल बकलिंग। स्क्लेरल बकलिंग क्या होती है दोस्तों, ये क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर रेटिनल डिटैचमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होते हैं, स्क्लेरल बकलिंग। स्क्लेरल बकलिंग में क्या होता है, जो हमारे स्क्लेरा पार्ट था, जो आउटर पार्ट मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि 3 पार्ट होते हैं, 3 लेयर होती है आईबॉल में, स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। तो जो स्क्लेरल पार्ट था उसको हम क्या करेंगे, बक्कल होता है या फिर रिंग जिसे हम बोलते हैं, रिंग का यूज लेते हैं या फिर बक्कल का यूज लेते हैं। उससे क्या करेंगे, हम टाई अप कर देंगे। टाई अप करने के बाद में क्या होता है दोस्तों, वो जो डीअटैच पार्ट था, सेपरेटेड पार्ट था, वो वापस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, या फिर वापस से अपनी जगह पे आके अटैच हो जाता है। दूसरा मेथड क्या था, स्क्लेरल बकलिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस फॉर द रेटिनल डिटैचमेंट। नेक्स्ट क्या है, रेटिनोपैक्सी। रेटिनोपैक्सी क्या होती है दोस्तों, रेटिनोपैक्सी में हम क्या करेंगे, गैस बबल्स का यूज में लेते हैं। जैसे ये हमारा आईबॉल था, ये कौन सा लेयर था, कोरोइड लेयर था, और ये इससे यहाँ पे क्या था, डी अटैच पार्ट था, रेटिना का पार्ट था। तो हम क्या यूज में लेंगे, रेटिनोपैक्सी में क्या होता है, गैस बबल हम इंसर्ट करते हैं। गैस बबल कौन सा होगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो गैस बबल होता है वो हम अंदर इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो गैस बबल आ गए, ये क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। जो गैस बबल था वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। जो यहाँ पे ये डी अटैच पार्ट था, ये क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे वापस जाके अटैच हो जाता है। ये कंडीशन कौन सी होती है, गैस बबल का यूज में लेना। वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा अंदर, और क्या करे, जो डी अटैच पार्ट था, जो नीचे की साइड में लटक गया था पार्ट, उसको क्या करेगा, वापस से अटैच करेगा कोरोइड की साइड में। अगर हमें यूज में नहीं ले रहे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यूज में ले सकते हैं सिलिकॉन ऑयल। सिलिकॉन ऑयल हम यूज में ले सकते हैं। सिलिकॉन ऑयल का भी वही फंडा है। इसको क्या करेंगे, आईबॉल में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में जो ऑयल था वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। फ्लोट करने में क्या होगा, वापस से अपनी जगह पे जो डी अटैच पार्ट था वो क्या करेगा, वापस से उसको अटैच करेगा। ये हम किस में यूज में लेते हैं, मोस्टली जो ट्रैक्शन आरडी था उस कंडीशन में हमें इसमें यूज में लेते हैं। अगर हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, थर्ड क्या होता है, मिनरल ऑयल का यूज में लेते हैं। मिनरल ऑयल होता है, मिनरल ऑयल भी इसी तरीके से काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो
आई बॉल के अंदर इंसर्ट करेंगे, फ्लोट करेगा, और जो डी अटैच पार्ट था उसको क्या करेगा, वापस से अटैच करने का हेल्प करता है। तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ द आरडी, रेटिनल डी अटैचमेंट। इसमें हमने डिस्कस किया सील ऑफ द टीयर जो रेगमेंटस में था, ये क्या था, रेटिनल अटैचमेंट टू द कोरोइड। ये जो डी अटैच हो गया था ट्रैक्शन में आरडी के अंदर, इसमें क्या था, स्क्लेरोथेरेपी। दूसरा क्या है, स्क्लेरल बकलिंग। नेक्स्ट क्या है, रेटिनोपैक्सी। जो ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस फॉर द आरडी इज स्क्लेरल बकलिंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस। तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ द रेटिनल डी अटैचमेंट। हमने रेटिनल डिटैचमेंट का मैनेजमेंट तो कर दिया, तो आफ्टर मैनेजमेंट जो हमारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, मतलब ऑपरेशन के बाद में जो हमें केयर प्रोवाइड करनी है, वो हमारी क्या क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है। तो रेस्ट पेशेंट को मिनिमम कितने दिन तक होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए 2 डेज का। फॉर मिनिमम 2 डेज पेशेंट को एकदम कंप्लीट रेस्ट पे रखना है। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड आई स्ट्रेस। आई स्ट्रेस जैसे कि हम कैसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, पेशेंट को बोलना है कि ज्यादा फोन का यूज में नहीं लेना, ज्यादा टीवी नहीं देखना, मतलब ये अवॉइड ही करना, बिल्कुल देखना ही नहीं है। ये हमें कितने दिन तक अवॉइड करना है, मिनिमम 3 to 5 वीक्स तक हमें ये सब अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोन पोजीशन। तो पोजीशन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें क्या करनी है, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रखना है ताकि फर्दर इंजरी कोई भी चांस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड जर्की मूवमेंट ऑफ द हेड। पेशेंट को हमें क्या बोलना है कि भाई बिल्कुल भी सिर को मत हिलाना, कोई भी जर्की मूवमेंट, मतलब बहुत फोर्सफुली जो मूवमेंट हम करते हैं हेड का, वो अवॉइड करना है बिल्कुल भी। उसकी वजह से क्या हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है फॉर द ऑपरेशन जो हमने किया है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्या करना है, अवॉइड वेट लिफ्टिंग। पेशेंट को हमें एडवाइस देनी है कि भाई बिल्कुल भी वेट को लिफ्ट नहीं करना है, कोई भी वजन जो चीजें है उनको नहीं उठाना। ये हमें कितने दिन तक करना है, मैक्सिमम हमें 6 वीक तक तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है पेशेंट में। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ द आई ग्लासेस। जो डॉक्टर ही प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करते हैं, आई ग्लासेस का यूज में लेना है, जो क्या करते हैं पूरी आईज को कवर करके रखती है, कोई भी जो डस्ट है वो एंटर ना करे, कोई भी फर्दर इन्फेक्शन इसके अंदर ना हो। तो आई ग्लासेस का हमें यूज में लेना है। ये आई ग्लासेस तो फ्रेंड्स आपने सोचा है हम दिन में यूज में ले सकते हैं, रात को भी थोड़ी ऐसे चश्मा लगा के सो गए आप लोग, नहीं बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है, आई ग्लासेस तो यूज में लेने हैं डे टाइम में, और जो आई पैचेस आते हैं, आई पैचेस का हमें यूज में लेना है एट द नाइट टाइम फॉर स्लीपिंग। जब आप सो रहे हो तो नाइट के टाइम में आई पैचेस का आपको यूज में लेना है, और दिन में क्या लेना है, आई ग्लासेस का आपको यूज में लेना है। हमें पेशेंट को क्या बोलना है, फॉलो अप आफ्टर 3 months फॉर सिलिकॉन ऑयल रिमूवल। तो अगर आपने जो ट्रीटमेंट किया था, जो सिलिकॉन ऑयल आपने इंसर्ट किया था आइज के अंदर, तो उसको रिमूव भी तो करना है ना फ्रेंड्स। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस देनी है कि 3 months, आफ्टर 3 months आपको आना है, और ये जो सिलिकॉन ऑयल था वो हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारी सारी थी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर। तो आज का हमने वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी कि रेटिनल डिटैचमेंट होता क्या है, उसके बाद में हमने उसके टाइप्स से, जो मेनली 3 टाइप्स होते हैं, फिर हमने उसका डिस्कस किया जो उसके साइन सिम्टम्स हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइन कौन सा था, शेडो आना, या फिर जो कर्टन लाइक फीलिंग अपीयरेंस होता है आइज के अंदर, वो हमें देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर। फिर डायग्नोसिस के बाद में हमने बात की थी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के बाद में हमने बात कर ली यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।